नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का, उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो आपका 15-16 के अंदर एग्जाम हुआ था, इसमें अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, परिणामी हानि के दावे के संदर्भ में बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, देन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है। यह भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है इंश्योरेंस क्लेम, उससे संबंधित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 3 पूछा कि औसत वाक्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, एवरेज क्लोज का क्या उद्देश्य होता है, उसके बारे में पूछा गया। ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है एवरेज क्लोज का। आइए सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इंश्योरेंस क्लेम होता है और कितने प्रकार से होता है और कितने प्रकार की स्टॉक जो है पॉलिसीज होती है। देखिए, इंश्योरेंस जो है 2 प्रकार का होता है जनरली। आपका एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक जनरल इंश्योरेंस होता है। और हम जो अभी बिजनेस के अंदर जो बात कर रहे हैं वो जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो आपके वापिस से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सामान्यतः अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा और दुर्घटना बीमा, ये कुछ प्रकार होते हैं जनरल बीमा के। तो एक बिजनेसमैन के द्वारा अग्नि बीमा जो है सबसे ज्यादा लिया जाने वाला जो है बीमा पॉलिसी है, ठीक है। तो इसके अंदर वो 3 प्रकार से अपने अग्नि से बचाव के लिए ऑप्शंस लेता है, जिसमें एक लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी होती है, जिसके अंतर्गत जो कि उसका बिजनेस के अंदर जो स्टॉक पड़ा होता है और वो अग्नि से अगर नष्ट हो जाता है तो उसकी जो लॉस की भरपाई है वो बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। तो एक लॉस ऑफ स्टॉक से संबंध में इंश्योरेंस ले सकता है। दूसरा, वो लॉस ऑफ असेट्स के संबंध में उसकी जो संपत्तियां होती है, प्लांट मशीनरी वगैरह जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है, उसके संबंध में अगर अग्नि से, फायर से नुकसान हो गया है तो उसके संबंध में भी वो पॉलिसी ले सकता है। और एक होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस के संबंध में। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जब कोई आपके बिजनेस के अंतर्गत इस प्रकार की इवेंट हो जाती है, आग लग जाती है, तो उस समय एक तो आपका स्टॉक का नुकसान तो होता ही है, इस तरीके से असेट्स का भी नुकसान हो सकता है, परंतु एक लंबे समय तक आपका बिजनेस वापिस से उसी स्थिति में नहीं आ पाता है, जिसके कारण से आपकी बिक्री में कमी आती है और बिक्री में कमी आने से आपके लाभों में कमी आती है। और लाभों में कमी के साथ साथ हमें जो कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं फिक्स्ड नेचर के, उनको हमें पे करना होता है। तो इस प्रकार के फिक्स्ड एक्सपेंसेस एवं इस प्रकार जो लाभ कमा सकते थे पर नहीं कमा पाए ड्यू टू द फायर अकर्ड, तो इस तरीके के जो लॉसेस होते हैं उनके लिए हम लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं। तो ये कुछ पॉलिसीज है जो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा ली जा सकती है। और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लॉज की बात करें हम, जैसे अमाउंट ऑफ इंडिमिनिटी होता है, क्षतिपूर्ति की राशि। जैसा कि हम जानते हैं कि बीमा के अंदर 2 पार्टी होती है, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर जो कि बीमा कंपनी के थ्रू एक एजेंट होता है जो कि इंश्योर्ड जो पर्सन है, जो बीमित व्यक्ति है, उसका इंश्योरेंस करता है। वो किसी पर्टिकुलर एक राशि के संबंध में करता है कि यदि इंश्योर्ड पर्सन को कोई इवेंट हो जाती है तो उस केस में वो उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो वो राशि जो है क्षतिपूर्ति की राशि या इंडिमिनिटी जो है अमाउंट कहलाता है। दूसरा, जैसे पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी। पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी का मतलब ये होता है कि उस क्षतिपूर्ति की अवधि के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि मेरे बिजनेस के अंतर्गत फायर अकर्ड हुई और इससे मेरा 4, 5, 7, 8 महीने का जो है बिजनेस इफेक्टिव रहा और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, 1 साल की ले रखी है, तो उसके कारण से आग लगने के बाद जो मेरा व्यवसाय प्रभावित रहता है तो वो जो अवधि होती है वो क्षतिपूर्ति अवधि कहलाती है, जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी मेरे को क्या करेगी, क्षति की पूर्ति करेगी। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमेशा इंश्योर्ड पर्सन का बना रहना चाहिए। उसको हमेशा लगना चाहिए कि मैंने मेरे स्टॉक का, एसेट्स का, प्रॉफिट्स का मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, बिजनेसमैन को लगना चाहिए। और जिसका यदि कोई घटना घटेगी तो मेरे को उसकी राशि जो है भुगतान की जाएगी, मेरे को क्षति की पूर्ति की जाएगी, ये इंटरेस्ट उसे हमेशा बना रहना चाहिए। वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है। एक एवरेज क्लोज के संबंध में क्वेश्चन लास्ट इसमें पूछा भी गया था, उसके बारे में क्या होता है समझ ले। एवरेज क्लोज क्या होता है, स्पेशली फायर इंश्योरेंस के अंदर ये एवरेज क्लोज अप्लाई होता है, जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कि यदि असेट्स की वैल्यू जो है वो तो ज्यादा है परंतु इंश्योरेंस हमने कम राशि का करवा लिया, तो उस केस में
एक क्लोज लगता है, उसे हम एवरेज क्लोज कहते हैं। यानी मेरी असेट्स तो थी 1 लाख की और मैंने इंश्योरेंस ले रखा 80,000 का ही, तो उस केस में मेरे को एवरेज क्लोज का उपयोग करते हुए मेरे को क्या करना होगा, इंश्योरेंस का अमाउंट जो क्लेम है उसका अमाउंट निकालना होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि कितना आपको लॉस सफर्ड हुआ है इनटू सम इंश्योर्ड, हमने कितना इंश्योरेंस करवाया और एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू कितनी थी वो। जैसे मैं कहूं कि यहां पर फॉर एग्जांपल मेरी जो असेट्स की वैल्यू थी वो मैंने कहा कि भाई 1 लाख थी, ठीक है, तो 1 लाख मेरा इंश्योरेबल वैल्यू हो गई। और दूसरा मैं कहता हूं कि मैंने केवल मात्र जो है 80,000 का इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, और मेरे नुकसान जो हुआ 30,000 का हुआ, तो उस केस में ऐसा नहीं कि बीमा कंपनी मेरे को पूरा का पूरा 30,000 रुपए भुगतान कर देगी, नहीं करेगी। वो क्या करेगी कि ये हमने जो 1 लाख की जो असेट है उसको हमने 80,000 का ही इंश्योरेंस करवाया, तो मेरे को प्रोपोर्शन में राशि मिलेगी। तो इस तरीके से लॉस सफर्ड कितना हुआ, इंश्योरेंस कितने का करवाया, सम इंश्योर्ड कितना है और इंश्योरेबल वैल्यू कितनी है, तो इसके प्रोपोर्शन में आपको राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है कि वो कंप्लीट 30,000 आपको न देकर जो आपने इंश्योरेंस जो कम करवाया तो उसके प्रोपोर्शन में आपको राशि प्राप्त होगी। तो ये आपका लॉ जो है कह सकते हो एवरेज क्लोज इस तरीके से वर्क करता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए जब लॉस ऑफ स्टॉक की हम बात करते हैं, यानी कि जो स्टॉक है उस जो बिजनेस के अंदर मेरा स्टॉक है उसके लॉस के संबंध में मैंने अगर इंश्योरेंस करवाया है तो वो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कहलाएगी। तो मैं कहता हूं कि यदि किसी पर्टिकुलर डेट यानी 1 जुलाई को मेरे गोडाउन के अंतर्गत आग लग गई और 1 जुलाई के अंदर जितना मेरा माल पड़ा हुआ था वो जलकर नष्ट हो गया, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा, उसको एस्टिमेट करना होगा कि 1 जुलाई के दिन मेरे गोडाउन के अंतर्गत कितने रुपए का माल पड़ा हुआ था और कितना माल जलकर खत्म हो गया है, कितना सॉल्वेज पड़ा हुआ है। देन उसके बाद मैं क्लेम बनाऊंगा और उस क्लेम को प्रेजेंट करूंगा, तब जाके इन्वेस्टिगेशन होगी, देन उसके बाद जो है इंश्योरेंस क्लेम जो है पास होगा। तो ये सारी प्रोसेस फॉलो करने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं मेरी स्टॉक की वैल्यू, जिस दिन आग लगी उससे तुरंत पूर्व के दिन मेरे स्टॉक की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए, और उसको पता करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। हालांकि इतना डिटेल आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एवरेज क्लोज का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हुए हमें इतना डीप नहीं जाना है, हमें सरफेस और कंसेप्चुअल स्टडी हमें करनी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एवरेज क्लोज होता क्या है, और साथ ही साथ एवरेज क्लोज जब लगता है तो उस केस में हमें किस तरीके से वैल्यूएशन करना है, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है, ताकि हमें जिस दिन आग लगी है उसके तुरंत पूर्व के दिन जो मेरा स्टॉक में जो मेरा स्टॉक पड़ा था उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाऊंगा। ठीक है, जैसे एक नेक्स्ट और यहां पर क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात की है। इसके संबंध में 2 क्वेश्चन अभी तक पूछ लिए कि लॉस ऑफ स्टॉक के बाद एक लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि 1 जुलाई 2022 को मेरे गोडाउन में आग लग गई, स्टॉक जल के राख हो गया, तो उस स्टॉक जो जल के राख हो गया उसकी क्षतिपूर्ति लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंतर्गत हो जाएगी। परंतु 1 जुलाई के बाद क्या मैं 1 जुलाई को जिस स्थिति में था, जब तक आग लगी नहीं थी तब तक जिस स्थिति में था, जितनी मेरी सेलिंग हो रही थी, जितना प्रॉफिट मैं कमा रहा था उतने प्रॉफिट क्या 1 जुलाई के आग लगने के बाद भी कंटिन्यूटी होंगी? नहीं होते हैं। बिजनेस प्रभाव से प्रभावित रहता है आपका, और बिजनेस प्रभावित होने से आपकी सेल्स जो है वो डाउन होगी, सेल्स डाउन होगी, प्रॉफिट डाउन होगा, खर्चे आपके जो फिक्स नेचर के वो बने रहेंगे। तो अब क्या करें? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस पॉलिसी को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, और इस तरीके की पॉलिसी लेकर आप जो सेल्स में कमी होने से आपके जो लाभों में कमी हो सकती है और जो फिक्स नेचर के जो एक्सपेंसेस है जो बने रहेंगे हमेशा, वो हमें भुगतान करने ही होंगे। तो इन दोनों प्रकार के जो खर्चे हैं उनके अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन ले सकते हो लॉस ऑफ प्रॉफिट के थ्रू इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इन दोनों की बात की जाती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। ठीक है, इसके संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है वो समझें। जैसे सबसे पहले पूछा गया पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी। पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी का मतलब यहां पर क्या हुआ, मैंने कहा कि 1 जुलाई 2022 को मेरे बिजनेस के अंदर आग लग गई और मैं मान के चलता हूं कि 8 महीने तक मेरा बिजनेस सफर करेगा, और मैंने 1 साल की पॉलिसी ले रखी है। तो इन दोनों में से जो कम पीरियड है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी कहलाएगी। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉसेस, देखो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉज क्या होते हैं, विशेष परिस्थिति वाक्यांश होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, मेरे 1 जुलाई 2022 को आग लगी है, तो मेरे को देखना होगा कि पिछले वर्ष यानी कि 2021 के दौरान इसी सिचुएशन के अंतर्गत मेरा बिजनेस कितनी सेल कर रहा था।
है ना। जिस दिन आग लगी 1 जुलाई 2022 को आग लगी, परंतु इससे पूर्व मेरा बिजनेस जो है कितनी प्रकार की कितनी वैल्यू की सेल कर रहा था, और देखना होगा कि किस ट्रेंड में कर रहा था। क्या हर साल 10% इंक्रीज होती है क्या मेरी सेल्स, या डिक्रीज होती है क्या, किस तरीके का ट्रेंड रहता है। तो उस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉसेस को हमें कंसिडर करना होगा जब हम क्या करेंगे, इसके जो है बेस सेल, स्टैंडर्ड सेल की जब कैलकुलेशन करेंगे उस समय हमें इस क्लॉज को ध्यान में रखना होगा। देखिए जीपीआर रेशो, बिल्कुल इसका फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हमारी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज होता है तो उस केस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल की जो टर्नओवर है वो डिवाइड हो जाएगी नेट प्रॉफिट जितना आप कमा रहे थे और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे, जो स्टैंडिंग चार्जेस आपने इंश्योरेंस जिनका करवाया था उन दोनों को जोड़कर टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर का डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम जीपीआर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। और यहां पर भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉसेस को ध्यान रखना होगा। यदि हमारा जीपीआर हर साल 2%, 3%, 5%, 8%, 10% से बढ़ता है तो यहां पर भी जो आप बेसिक जीपीआर फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलती है उसके अंदर हमें ऐड करना होगा और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉसेस का ध्यान रखना होगा। एक आपका शॉर्ट सेल क्या होती है, शॉर्ट सेल का मतलब ही यही होता है कि 1 जुलाई 2022 से मैं कहता हूं 8 महीने, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 23 तक, यानी इन 8 महीनों के अंदर मेरी सेल्स इससे जस्ट पहले पिछले वर्ष के, यानी कि जो आपका 21 से लेकर 22 तक फेब तक का जो था, इससे पूर्व पिछले पीरियड का और इस साल का पीरियड का, इन दोनों की सेल्स का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगी, शॉर्ट सेल कहलाएगी। मैं कहूंगा जब मेरा बिजनेस आग नहीं लगी थी उससे पहले जो मेरी सेल्स होती थी और इसी पीरियड के अंदर 1 जुलाई 2022 से 1 फरवरी 2023 के बीच में, यानी पिछले साल यानी कि 21-22 के अंदर मेरी सेल कितनी हुई, मैं कहूंगा कि उस समय स्थितियां सामान्य थी, 5 लाख की मेरी सेल्स हुई। परंतु इस साल स्थितियां जो है मेरी सामान्य सी नहीं है, मेरे को नुकसान हो गया है, मेरे आग लग गई है बिजनेस के अंतर्गत, मेरे को सिर्फ 1 लाख की सेल हुई, तो मेरी सेल्स में कमी कितनी हुई, 4 लाख की कमी हुई, तो ये मेरी शॉर्ट सेल कहलाएगी। तो ये शॉर्ट सेल कहलाती है, यानी एडजस्टेड जो स्टैंडर्ड टर्नओवर होती है और उसके अंदर जो आपका एक्चुअल टर्न जो हमने कैलकुलेट किया उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो शॉर्ट सेल के रूप में कहलाएगा। और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो शॉर्ट सेल हुई है उसको आप क्या करें, जो जीपीआर आपने निकाला उसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस 4 लाख की सेल होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, इसी के ऊपर 20% अगर प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए तो यानी एक्चुअली मेरे को 80,000 रुपए प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। और सेल्स में कमी कितनी हुई, 4 लाख की कमी हुई है, परंतु उसके ऊपर 20% प्रॉफिट यानी 80,000 रुपए का मेरे को नुकसान हुआ है, यानी मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 हुआ। देन उसके बाद इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग का मतलब यहां पर किसकी बात की जा रही है कि हो सकता है कि मैंने क्या किया, सेल्स को कमी, जो सेल्स में कमी आ रही है उसको रोकने के लिए मैंने कुछ एडवांस एक्स्ट्रा खर्चा भी किया है, तो उस खर्चे को भी मेरे को यहां पर क्या करना होगा, जब इंश्योरेंस क्लेम में इंश्योरेंस क्लेम बनाऊंगा इसका, तो मेरे को उस राशि को भी क्या करना होगा, मेरे प्रॉफिट के लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं ये प्रयास, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी जो सेल्स की कमी है वो रुक जाए और मेरे को जो बेनिफिट मिलने चाहिए, जो प्रॉफिट में अभी तक कमा रहा था उस तक मैं पहुंच जाऊं। तो उसके लिए मैं हो सकता है गोडाउन जहां आग लगे उसके अलावा दूसरा जगह कोई गोडाउन लूं, वहां पर मैं सेल करूं, इस तरीके से मैं बहुत प्रयास कर सकता हूं जिससे मेरी सेल्स जो है मेंटेन रहे। तो ये अभी हमें ध्यान रखना होगा कि कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग को भी कंसिडर करना होगा। फिर इन दोनों को जब ये लॉस ऑफ प्रॉफिट और ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग आती है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये ग्रॉस क्लेम कहलाता है। और इंश्योरेबल वैल्यू का मतलब यही हुआ कि इतनी इंश्योरेबल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब मेरे को इस दौरान इतना फायदा मिलना चाहिए था, इतना फायदा हो रखा था परंतु नहीं प्राप्त हुआ ड्यू टू द फायर अकर्ड। ठीक है, तो वो इंश्योरेबल वैल्यू कहलाएगी। और फिर हमें नेट अमाउंट ऑफ क्लेम को निकालना होगा, जो कि हम इन सब की राशि को जब जोड़ देंगे और यदि एवरेज क्लॉज यहां पर भी अप्लाई होगा तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे और लगाने के बाद हम उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे कि यस इतना मेरे को नुकसान हुआ है प्रॉफिट के रूप में, एक्सपेंसेस के रूप में और एक्स्ट्रा खर्चा किया उसके रूप में, और ये सब जो राशि मिलकर आपकी क्या बन जाएगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस के अंतर्गत आपके इंश्योरेंस क्लेम की राशि बन जाएगी। तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी होगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो लास्ट टाइम पूछा गया था, जैसे परिणामी हानि के दावे के संदर्भ में बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिया है, इसका सीधा सा फॉर्मूला हमने कहा कि नेट प्रॉफिट जो आपका होता है, नेट प्रॉफिट में हमें क्या करना है, एनपी में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज को जोड़ना है और डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की जो आपकी सेल है, टर्नओवर है, उसको डिवाइड करना है, इनटू 100 करोगे, आप कहां पहुंच जाओगे, जीपीआर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये
फॉर्मूला जो उत्तर है वो कौन सा होगा, ये आपका सी नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है, यानी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस से नहीं है। बिक्री में कमी, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल शॉर्ट सेल्स के अंदर कमी होती है तो मैं लाभों में भी कमी होती है, ये मैं इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस का पार्ट है। शुद्ध लाभ की हानि, बिल्कुल नेट प्रॉफिट के अंदर लॉस होता है, वो भी हमारा प्रॉफिट के लिए ही पॉलिसी ली जाती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। और स्टे हुए की हानि, ये तीनों पार्ट है, परंतु जो बचा गया रहती है बिल्कुल ये किसका पार्ट है, लॉस ऑफ स्टॉक का पार्ट है, यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का पार्ट होता है, यानी कि ए उत्तर इसका सही माना जाएगा। और औसत वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि व्यापक बीमा को प्रोत्साहित करना, अल्प बीमा को हतोत्साहित करना। और पूर्ण ये बिल्कुल जो अल्प बीमा है, अंडर इंश्योरेंस है, उसको हमें क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, ताकि इंश्योरर क्या करे, इंश्योर्ड पर्सन क्या करे, ज्यादा से ज्यादा राशि का क्या करवाए, इंश्योरेंस करवाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी कि बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में ज्यादा विशेष हमें ध्यान रखना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पकड़ने हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनके किस तरीके इस लेवल से पूछे गए वो हमें ध्यान रखना है, जो कि हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। इससे बाहर इससे क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। ठीक है, और पोटेंशियल क्वेश्चन आपसे और क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने डाला कि रिडक्शन इन टर्नओवर मींस, रिडक्शन इन टर्नओवर का मतलब सेल्स में कमी। सेल्स में कमी का मैंने बताया कि सेल्स की कमी को रोकने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसके लिए जो खर्चा आता है वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कहलाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन इन टर्नओवर मींस ये आपकी किसकी बात कर रहा है, शॉर्ट सेल की बात कर रहा है। शॉर्ट सेल का मतलब क्या हुआ कि हमने कहा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर एक्चुअल सेल, मतलब उस पीरियड के दौरान, यानी कि इंडेमनिटी पीरियड के दौरान आपकी एक्चुअल सेल कितनी हुई और उससे पूर्व जो स्टैंडर्ड टर्नओवर थी वो कितनी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, सेल्स शॉर्ट सेल कहलाएगी। द एवरेज क्लोज इन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होती है और जो एवरेज क्लोज होता है किसको प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल इंश्योरर को प्रोटेक्ट करता है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इंडेमनिटी, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होती है वो बेसिकली किस प्रकार के लॉसेस की बात करती है, बजटेड लॉसेस की बात करती है। यहाँ पर ध्यान रहे द फॉर्मूला और एवरेज क्लोजेज, एवरेज क्लोज का फॉर्मूला में पता होना चाहिए लॉस सफर्ड इनटू, आपको पता होना चाहिए सम इंश्योर्ड और डिवाइड बाय एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू। इस तरीके से फॉर्मूला जहां पर है वो आपका सही हो जाएगा, यानी लॉस सफर्ड, सम इंश्योर्ड और एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू, यानी डी उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, तो यहीं तक ये टॉपिक है, इतना ही टॉपिक है, इसको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।